भारत की विदेश नीति, खासतौर से 2014 के बाद की विदेश नीति पर सवाल उठेंगे। ये भी सवाल उठेंगे कि क्या वाकई भारत चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका का पिट्ठू बन गया है। एक बात तो 100% सच है कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही देश को उनकी विदेश नीति से भी काफी उम्मीद है, क्योंकि उससे पहले तक भारत गुटनिरपेक्षता के अतीत में जकड़ा हुआ था। ऐसे में नीति और नियत दोनों में बदलाव की जरूरत थी। यहां तक कि सरकार के आलोचक भी भारत की विदेश नीति में बदलाव की बात करते हैं। अब वही आलोचक भारत की विदेश नीति में हुए बदलाव को स्वीकार करते हैं। सवाल है कि क्या बदलाव के दौर में भारत की विदेश नीति ने अमेरिकी हितों के आगे सरेंडर कर दिया? क्या अमेरिकी दबाव के चलते भारत और रूस के संबंध प्रभावित हुए? इस रिपोर्ट में देखें। Working together, the Prime Minister and I can reach a fantastic deal that's good and even great for both of our countries. Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. आपका स्वागत है मेरे दोस्त। 2014 के बाद से ये हिंदुस्तान के प्रधान की तारीफ में पढ़े गए वो कसीदे हैं जिसकी लिस्ट लंबी है। चाहे ब्रिटेन हो, जर्मनी हो या फिर जापान, इसका सीधा कनेक्शन भारत की प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी से है, जिसका असर भी दिखा है और धमक भी। सबसे बड़ी बात कि देश गुटनिरपेक्षता के अतीत से बाहर निकल गया है। भारत आज अपने हितों को देखते हुए दुनिया के दूसरे देशों के साथ रिश्ते बना रहा है। मई 2014 से अब तक 7 साल की छोटी अवधि में ही विदेश नीति में व्यापक बदलाव हुआ है। भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने को लेकर तस्वीर और इरादे साफ हुए हैं। आज इसे कुछ फैसलों से समझा जा सकता है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि भारत एक तरफ अपने पुराने मित्र राष्ट्रों के साथ संबंधों को एक नई दिशा दे रहा है। इसका असर यह है कि चीन की चिंता किए बगैर पुतिन भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। भारत अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और यूएई जैसे देशों के साथ भी अपने सैन्य संबंधों को लगातार मजबूत बना रहा है, वो भी हितों से समझौता किए बिना। रशियन मिसाइल सिस्टम S-400 की जल्द भारत आने की खबर है। इससे नई दिल्ली और मॉस्को के बीच संबंधों के एक नए युग की शुरुआत हो रही है। अमेरिका इसका विरोध करता रहा है, लेकिन तमाम विरोध और धमकी के बावजूद उसने S-400 मिसाइल की खरीद पर रोक नहीं लगाई है। ऐसे में दुनिया को यह संदेश गया है कि भारत किसी भी हस्तक्षेप के आगे झुकने वाला नहीं है और दुनिया का सुपर पावर भी हिंदुस्तान से अपने संबंध मजबूत बनाए रखना चाहता है। भारत वाकई में एक बार नहीं अनेक बार दुनिया को दिखा दिया है कि भारत की अपनी पहचान है। किसी के दबाव में आके वो काम नहीं करता। S-400 जैसा मिसाइल डील के ऊपर अमेरिका ने बहुत प्रेशर डाला, यहां तक कि उन्होंने एक तरह से तरह तरह के रोक लगाने का भी भय दिखाया, पर भारत ने कहा जो हमारी डील है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। ये भारत की अपनी पहचान है। मोदी सरकार की विदेश नीति की सबसे महत्वपूर्ण पहचान है उसका व्यावहारिक होना, क्योंकि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक अस्थिर दौर से गुजर रही है। चीन की बढ़ती आक्रामकता, भारत से तनाव और अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद इसमें और भी अस्थिरता आई है। अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे मुल्कों के हित तेजी से बदले हैं। इसके चलते दुनिया में संबंधों के नए आयाम बन रहे हैं। ऐसे में भारत गुटनिरपेक्षता के अतीत नहीं ढो सकता। भारत की विदेश नीति व्यावहारिक और बराबरी की पॉलिसी पर आगे बढ़ रही है। बात चाहे गलवान या डोकलाम के बाद सीमा पर मिरर डिप्लॉयमेंट की हो या फिर बदलते परिदृश्य में मेक इन चाइना के स्थान पर भारत को मेक इन इंडिया को दुनिया के सामने एक विकल्प देने की कोशिश। भारत चीन के साथ बराबरी वाला व्यवहार कर रहा है। भारत चीन से आंख मिलाकर बात कर रहा है। आज जो वो भारत को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भारत वहां से सामान ला रहा है, उनको विदेशी मुद्रा मिल रही है, और जब मेक इन इंडिया होगा तो भारत अपने लिए बनाएगा, साथ ही एक्सपोर्ट भी करेगा, तो उनको ये टेंशन है। और भारत ने अपनी नीति में बदलाव नहीं किया। चल रहे मेक इन इंडिया के ऊपर पूरा जोर है, पूरा उसके ऊपर सपोर्ट दी जा रही है। एक्सपर्ट की राय है
कि पीएम मोदी के कार्यकाल में देश की विदेश नीति में धीरे धीरे ही सही लेकिन बड़े बदलाव हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों और एजेंसियों के जरिए दुनिया के लिए जो नियम बनाए जा रहे हैं उसमें भारत की भूमिका अलग से लिखी जा रही है। इसे G20, SCO, क्वाड, इंडिया आसियान जैसे प्लेटफॉर्म पर भारत की बढ़ती धमक से महसूस किया जा सकता है। भारत अपने राष्ट्रीय हित को मजबूत करने के लिए इन प्लेटफॉर्म का बेहतर इस्तेमाल कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच के भरोसे रहने के बजाय हिंदुस्तान बहुपक्षीय संबंधों पर जोर दे रहा है। फ्रांस, इजराइल, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे नए पार्टनर बनाए हैं जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत के साथ खड़े होते हैं। भारत अब ये समझ गया है कि अकेला यूनाइटेड नेशंस पे वो भरोसा नहीं रख सकता, इसलिए वो बाकी देशों के साथ अपने संबंध बढ़ा रहा है। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया, मान लीजिए इजराइल, मान लीजिए फ्रांस, और ऐसे देशों के साथ अपना प्लेटफॉर्म बात करने के लिए, ताकि एक समझौता रहे। भारत की विदेश नीति के सेंटर में सिर्फ अमेरिका नहीं है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच भी आपसी रिश्ते मजबूत हुए हैं। भारत की अमेरिका के साथ निकटता का मतलब उसकी गुलामी तो कतई नहीं है। अमेरिका की वजह से भारत के संबंध दूसरे देशों से प्रभावित नहीं हुए हैं, बल्कि हिंदुस्तान विदेश नीति को लेकर पूरी तरह से स्वतंत्र हुआ है। आज मणिशंकर अय्यर को भी ये बात जान लेनी चाहिए कि भारत न सिर्फ विदेश नीति बल्कि अर्थनीति के मामले में भी अमेरिका का गुलाम नहीं है। भारत अमेरिका के लिए बड़ा व्यापारिक भागीदार बन चुका है। अमेरिका लगातार दूसरे वित्त वर्ष में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में अमेरिका और भारत के बीच 88.75 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। इससे पिछले वर्ष 2018-19 में करीब 87.96 अरब डॉलर का। साफ है भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड रिलेशंस बराबरी के साथ आगे बढ़े, जो आगे और मजबूत होने का अनुमान है। इस साल दोनों देशों के बीच 100 अरब डॉलर से अधिक का व्यापार होने का अनुमान है। अब यह भी समझने की जरूरत है कि क्या मणिशंकर अय्यर भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाकर कांग्रेस के लिए ही सेल्फ गोल कर गए और बीजेपी को सियासी मैदान पर लीड मिल गई। हमने आपसे पहले भी कहा था कि मणिशंकर अय्यर ने पहली बार कांग्रेस पार्टी को मुश्किलों में नहीं डाला है। इससे पहले भी अपने बयान से उन्होंने पार्टी को मुश्किल में डाला है। आप पहले उनके 3 सबसे विवादित बयान सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे उनके बोल कांग्रेस के गले में अटके। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। हजारों लोग जिनको कि मैं जानता ही नहीं हूं मुझे आकर गले मिलाते हैं। आदमी हो औरत हो, वो मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं यहाँ। तो जो प्यार यहाँ मुझे पाकिस्तान में मिलता है उससे ज्यादा दुश्मनी मुझे हिंदुस्तान में मिलता है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ आकर और आप सबसे मिलकर। 666 साल राज करने के बाद मुसलमानों का तादाद भारत में तकरीबन 24% का था और हिंदुओं का 72% का था। और ये कहते हैं कि नहीं, मारपीट हुई, सब लड़कियों पर बलात्कार हुआ और इन्होंने सबको मुसलमान बना दिया। अरे मुसलमान बनते तो आंकड़े तो अलग होने चाहिए। वैसे सीधे तौर पर इन बयानों को सुनने के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी को मणिशंकर अय्यर की वजह से चुनावी फायदा होता रहा। लेकिन एक सच ये जरूर है कि जब अय्यर के बोल से विवाद बढ़े हैं, कांग्रेस ने अपने सीनियर नेता से किनारा कर लिया। वो कई सालों तक पार्टी की अहम भूमिका से दूर रही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।